अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.1 के बारे में। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को देखें तो हमें ये कहा गया है कि प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अगर हम इसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें तो हमें ये कह रहे हैं कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां से लेना है? राइट बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। कि आपके पास एक ट्राइंगल होगी, ट्राइंगल की कोई सी दो साइड लेनी है, वहां पर आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं और राइट बाइसेक्टर जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे उसी पॉइंट को इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है, उस पॉइंट के साथ क्या करना है? इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। वो जो पॉइंट होगा बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर आपके बाइसेक्टर्स आपस में कट करेंगे, उस पॉइंट का डिस्टेंस ट्राइंगल के तमाम वर्टिसेस के इक्वल साबित करना है। मतलब उसका डिस्टेंस उसके तीनों वर्टिसेस के साथ इक्वल मेजरमेंट रखता है, ये आपको साबित करना है। तो यहां पर जो टर्म्स यूज किए हैं पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, वरना तो क्वेश्चन को हम समझ भी नहीं पाएंगे। पहले उसने कहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी दो या दो से ज्यादा लाइन आपस में एक दूसरे को काटती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यह कहूं कि यह आपके पास एक लाइन है, लेट से एक लाइन ये है और दूसरी लाइन इसको इस तरह से काटती है, चाहे किसी भी तरह से काटे, इस तरह से काटे, इस तरह से काटे, इस तरह से काटे, इस तरह से काटे, किसी भी तरह से काटे, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काटती हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। तो ये पॉइंट होता है बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस केस में हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में कहा गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कुछ लाइंस का। उसके बाद उसने कहा कि भाई आपके पास ये एक नई टर्म है राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर के बारे में चैप्टर नंबर 9 में भी हमने काफी पढ़ा और इसके पहले जो दो थ्योरम किया उसमें भी राइट बाइसेक्टर का यूज आया। राइट बाइसेक्टर बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो दूसरी लाइन को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करती है और उसके साथ साथ 90 का एंगल भी बनाती है। लेट से अगर मैं आपको ये बात करूं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, लेट से यहां तक की, ठीक है, यहां से यहां तक की, लेट से ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट आपका बी और ये टोटल जो लाइन है ये 10 cm की है, 10 सेंटीमीटर की। हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रा करते हैं इसके ऊपर से और लाइन में खूबी ये है कि ये इसके मिड पॉइंट से काटती है। मतलब अगर ये टोटल डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर का है तो 5 इसको दे दे, 5 इसको दे दे, 5 इसको दे दे, 5 इसको दे दे, तो दोनों मिलकर 10 सेंटीमीटर बना। मतलब इसको सेंटर से काट करने वाली लाइन और इसको बोलते हैं बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन। और अगर हम इसके साथ ये 90 का एंगल भी बना लेना इस लाइन के साथ, ये जो पहले लाइन खींची है और ये जो नई लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में 90 का एंगल भी बना लें तो इस लाइन को कहते हैं, इस लाइन का राइट बाइसेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, राइट बाइसेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। पहले इंटरसेक्शन, फिर राइट बाइसेक्टर, उसके बाद उसने कहा साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या होती है? ट्राइंगल चैप्टर नंबर 9 में हमने अच्छे से पढ़ा है, लेकिन यहां पर क्या हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। ट्राइंगल एक ऐसी शेप को कहते हैं जो बेसिकली क्लोज शेप होती है और उसकी 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी तरह से आर्बिट्रेरी आप लेके चल सकते हो इस तरह की शेप्स, ठीक है, इस तरह की शेप्स आपके पास ट्राइंगल की शेप्स कहलाती हैं। ये वाली जो लाइनें होती हैं, ये वाली लाइनें, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन, इनको बोलते हैं, ये इसकी साइड्स हैं। और ये जो पॉइंट होते हैं, लेट से इनको नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ये जो पॉइंट होते हैं इन पॉइंट्स को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये क्या है? वर्टेक्स है, ठीक है ना। तो ये 3 वर्टेक्स होते हैं बेसिकली एक ट्राइंगल पास और 3 ही साइड होते हैं। और ये जो मेजरमेंट होती है ना, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की, इसको बोलते हैं एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो बेसिकली यही 3-4 टर्म्स यूज होती हैं। साइड्स हो गई, वर्टेक्स हो गए, एंगल्स हो गए, ये 3 साइड सबसे ज्यादा यूज होती हैं। उसने कहा कि भाई आपको क्या करना है, आपको यहां पर लेना है 2 साइज के, क्या लेने हैं? राइट बाइसेक्टर। उसके बाद उसको साबित करना है कि यहां पर क्या होगा, वो जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स, उसके वर्टेक्स मतलब ये और परपेंडिकुलर लाइन जहां पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, उनका जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा। अब ये सब हम हटाते हैं और अब हम अपना ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि उसने जो हमें दिया है
उसका सिनेरियो हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो उसने कहा ना कि भाई ऐसा करें कि आप हमें बना के दें एक ट्राइंगल। तो पहले तो हम ट्राइंगल बनाते हैं। तो ट्राइंगल हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ट्राइंगल में कोई नहीं, कोई ये अपनी मर्जी से बनानी है ट्राइंगल आप बना लें, जैसे चाहे मर्जी बना लें। तो ट्राइंगल हमने बना ली। अच्छा, ट्राइंगल बनाने के बाद उसने कहा कि भाई क्या करो, उसकी दो साइड उठा लो अपनी मर्जी से, जो चाहे उठा लो, दो साइड उठा लो। और दो साइड उठाने के बाद आप ऐसा करो कि आप ये साबित करो कि उनका जो राइट बाइसेक्टर है जहां पे इंटरसेक्ट करता है। अब राइट बाइसेक्टर दो साइड, आप ये वाली साइड ले लो, ये वाली दो साइड ले लो, ये वाली दो साइड ले लो, ये वाली दो साइड ले लो, आपकी मर्जी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दो साइड्स को ले रहा हूं, तो इनके राइट बाइसेक्टर। अब हम इस पे राइट बाइसेक्टर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। लेट से हमारे पास ये एक लाइन है जो इसकी राइट बाइसेक्टर है, और इसका भी एक राइट बाइसेक्टर देख लेते हैं। लेट से ये लाइन है जो इसकी राइट बाइसेक्टर है, लेट से ये, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, राइट बाइसेक्टर। और कहाँ पे कट कर रही है, लेट से ये पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है। बाकी सबको हटा दो कि ये आगे हम नहीं लेके जा रहे, हम यहाँ पर इसको रोक रहे हैं। ये हमारे लेट से यहाँ पर आके क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही हैं, यहाँ पर आके हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें, ये वर्टेक्स है, इसके इन वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस रखती हैं। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि ये जो लाइनें हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा इनके साथ इक्वल डिस्टेंस रखता है। ये हमारा क्वेश्चन था, हमने नाम दे दिए। लेट से ए इसको कह दिया, बी इसको कह दिया, सी इसको कह दिया। अब ये सिनेरियो हमारा तकरीबन बन चुका है। हमें कहा उसने कि भाई आपके पास ट्राइंगल है, हमने ट्राइंगल बनाई। उसके बाद उसने कहा कि राइट बाइसेक्टर लो, हमने ये दो ग्रीन वाले राइट बाइसेक्टर ले लिए। और राइट बाइसेक्टर लेने के बाद हमें ये पता है, राइट बाइसेक्टर लिए हैं ना, तो भाई ये वाले एंगल जो है ना, ये 90 के हैं, ये याद रखना। ये एंगल क्या है, 90 के हैं। और ये आपके जो साइड्स है, ये साइड्स भी ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल होंगी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये भी इक्वल होंगी। अच्छा, सो नाम दे लो इनको भी। लेट से हमने नाम दे दिया भाई, ये जो पॉइंट यहाँ पर हमारी इंटरसेक्शन हो रही है दोनों ये राइट बाइसेक्टर की, इसको लेट से हम नाम दे देते हैं ओ का, ठीक है ना। हम इसको ओ का नाम दे देते हैं और बाकी को भी नाम दे देते हैं। लेट से ये आपने ए बी सी, और इसको लेट से डी कह दो, और इसको लेट से एफ कह दो। अपनी मर्जी से नाम देने क्या फ़र्क पड़ता, तो हमने नाम दे दिए। अच्छा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई ये जो ट्राइंगल, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ओ से ए या बी ओ, ए ओ और सी ओ, तीनों ओ जो ए ओ के साथ बेसिकली तीनों पॉइंट्स जो ओ के साथ डिस्टेंस बनाएंगे वो इक्वल बनाएंगे, मेजरमेंट इनकी इक्वल होगी। अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम इनको इक्वल कर पाए। अच्छा देखिए जरा, ये ट्राइंगल्स बन रही हैं बेसिकली कितनी, 1 2 3 4, और ये बेसिकली ये भी ओवरऑल बाय हेक्स करें तो 2, और ये बड़ी बड़ी ट्राइंगल्स भी बन रही हैं। लेकिन हम अपने काम की ट्राइंगल्स देखते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। अच्छा, पहले हम कोई से दो, पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं। एक ट्राइंगल क्या आप देखें ना, ये ट्राइंगल है बड़ी ट्राइंगल, और इसमें छोटी ट्राइंगल। देखिए ये एंगल 90 का है, हमें पता है। ये एंगल 90 का है, ये भी हमें पता है। और ये जो बी से एफ वाली साइड है, ये ए से एफ वाली साइड के बराबर है, क्योंकि ये इसका राइट बाइसेक्टर है, ये भी हमें पता है। और ये भी हमें पता है कि ये कॉमन है ना, ये कॉमन का पता, ठीक है ना। और यहां से यहां तक राइट बाइसेक्टर की वजह से ये इक्वल है, और ये 90 का एंगल है, ये भी राइट बाइसेक्टर की वजह से। इन द सेम केस यहां भी ऐसा ही हो रहा है, ये इसका राइट ए सी का राइट बाइसेक्टर है, ये तो राइट बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड जो है इस साइड के बराबर, ठीक है। और यहां पर ये एंगल 90 का है, ये भी एंगल 90 का है, ये राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन से पता चला। और ये साइड जो है, ये साइड दोनों में कॉमन है। सो दो साइड एक एंगल, दो साइड एक एंगल, दोनों ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट और ये ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम साबित करना चाह रहे थे इसका डिस्टेंस। अच्छा देखें, ये दो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट कर ली हैं। अगर हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर लिए हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है
के जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं उसके अपोजिट एंगल, जो एंगल्स हैं वो उसकी अपोजिट साइड्स। अच्छा, हमें मतलब है सिर्फ इससे, तो ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी अपोजिट साइड ये और इसकी अपोजिट साइड ये, तो BO और AO कॉन्ग्रुएंट हो गई। यही हम साबित करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो इसके सामने वाली अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट, तो A से O और B से O कॉन्ग्रुएंट। अब इसकी तरफ आ जाओ, इसकी तरफ आ गए तो क्या हुआ, इसकी तरफ आ गए तो ये भी तो कॉन्ग्रुएंट हम साबित कर चुके हैं कि दो साइड और एक एंगल बराबर, तो कॉन्ग्रुएंट, तो इसका दोनों 90 के हैं तो दोनों इक्वल है, तो इसकी अपोजिट साइड ये और इसकी अपोजिट साइड ये, तो AO और आपका CO। ठीक है ना। पहले आपने क्या साबित किया, पहले आपने ये साबित किया कि BO इज कॉन्ग्रुएंट टू AO। अब इससे आप क्या साबित कर रहे हो, इससे आप साबित कर रहे हो कि AO इज कॉन्ग्रुएंट टू CO। तो तीनों साइड आपने करनी ना, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम इसको किसी तरह से इक्वल कर लें। ठीक है ना, तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। सो ये हमने प्रूव कर लिया। अब ये तो हमने सिर्फ विजुअलाइज किया ना कि हम इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम इसको लफ्जों में उतारने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी जो है हम हटाते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में ये जो मैंने सारी बातें इसमें 90 चांटी ये सब कुछ लिखा है, ये नहीं लिखना आपने। ठीक है ना, ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है ना, ये मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ तक ये आपको लिखना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये फिगर इस तरह से बनानी, जिस तरह से उसने बताया है। हमने कुछ भी ब्लाइंडली नहीं बनाया, जिस तरह से उसने कहा हमने उसको वैसा ही बनाने की कोशिश की है। अच्छा, अब सबसे पहले आप जानते हो कि हमें पता क्या होता है, हमें पता होता है कि गिवन है। आप ये साइड अपनी मर्जी के लिए चलो ये कर सकते हो, इतना कर लें कि इसको कर लें कि ये आपका और ये आपका इक्वल है। ये अपनी आसानी के लिए, क्योंकि आपको याद रहे, इसको आप दो का नाम दे दो। ठीक है ना, और इसको आप चलो चाहे रहने दो, चाहे तो आप लिख लें 90 डिग्री, ये लिख लें, आपकी मर्जी है। इसको भी लिख लो, ये 1 2 आप कह चुके, और इसको भी आप कह दो कि ये आपका, इसको आप 3 कह दो, क्योंकि एक ही फिगर में आ रही है, तो ये 3, ये इसमें 3 लाइन, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसको 4 से कर दो। सो इस तरह से कर लो, ये आपको समझने में आसान कर देगा कि भाई हमने क्या किया। अच्छा, ये करने के बाद आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, गिवन में ये लिखना होता है कि हमें क्या गिवन। अब हम इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं कि हमें उन्होंने किस तरह से गिवन्स दिए हैं। तो सबसे पहले उसने ट्राइंगल ABC हमें गिवन दी, तो हम लिखते हैं कि गिवन में, आप गिवन पहले लिख दें या यहाँ लिख दें, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर आप लिख दें गिवन, और गिवन में क्या लिखोगे, सबसे पहले तो उसने हमें एक ट्राइंगल दी, ट्राइंगल ABC, और उसने कहा कि उस ट्राइंगल्स पे उसकी जो साइड्स हैं, उस साइड्स पे क्या हो रहा है, उस साइड्स पे जो है उसके राइट बाइसेक्टर गिर रहे हैं। तो राइट बाइसेक्टर को मैथमेटिकल की ज़बान में हम लिखते हैं कैसे, हमने इसको लिख देते हैं कि यहाँ पर BF और AF कॉन्ग्रुएंट हैं, AF इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पर बेसिकली BF। एक बात हमें ये, और यहाँ पर ये, यहाँ पर दूसरी क्या है, दूसरा आपके पास हो गया कि 90 का एंगल है बेसिकली, या फिर इसको इस तरह से लिख लें कि OF या FO इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है ना, मैथमेटिकली इसका मतलब ये होगा ना कि हमने क्या लिखा है। ये बात उसने पहले बात दी कि आपके पास दो साइज के राइट बाइसेक्टर हैं, तो राइट बाइसेक्टर को मैथमेटिकली हमने ये लिख दिया कि AF और BF जो हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जो OF है परपेंडिकुलर होगा AB पे। ये बात राइट बाइसेक्टर, एक साइड के राइट बाइसेक्टर से पता चली। दूसरी बात भी हम इसको मैथमेटिकल लिखते हैं, तो ये आपका लिख सकते हो, इसको आपने D का नाम दिया है तो लिख दो CD या फिर AD इज कॉन्ग्रुएंट टू CD। ठीक है ना, और इसके साथ साथ के OD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये हमें पता चली, क्यों, ये हमने मैथमेटिकल लिखा कैसे। उसने कहा था कि भाई आपके पास क्या है, आपके पास दो राइट बाइसेक्टर हैं,
तो राइट बाइसेक्टर की वजह से ये दो बातें हमने लिख ली। अच्छा, उसके बाद ये तो हमने लिख लिया जो उसने हमें दिया था। ठीक, अब यहां पर हमें लिखना है कि हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है ना, हमें क्या प्रूव करना है। सो प्रूव करने के लिए हम लिखते हैं टू प्रूव। सो टू प्रूव के में हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव में हम लिखेंगे जो हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है BO AO और CO, या फिर OB OA और OC, जिस तरह से आप लिखना चाहें लिख सकते हो। OA OB और OC या BO AO, एंड जिस तरह से आप लिखना चाहें। एक ही फॉर्म में लिखना है, ऐसा नहीं है कि उलट सीधा लिखना है। एक में जैसा लिखा दूसरे को भी वैसा ही लिखना है। तो OA is congruent to OB and OB is congruent to OC। ये है आपका ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इस केस में आपने नया क्या किया है, नया आपने कुछ नहीं किया, बस हमने B को O से मिलाया, A को O से मिलाया और C को O से मिलाया, बाकी तो उसने दिया था वही हमने किया। तो अब कंस्ट्रक्शन में आप ये लिख दो कि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया। तो कंस्ट्रक्शन में हमने भाई कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उनको मिलाया है। कंस्ट्रक्शन में हमने कुछ भी नहीं किया, हमने किया है ज्वाइन किया है A को O से। वी ज्वाइन, ठीक है ना, वी ज्वाइन क्या किया है, A को O से, A to O, एंड A to O किया, उसके बाद B को O से किया, B to O, B to O, B to O। इसको वैसे आप इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से ज्यादा बेस्ट है। A to O, B to O और C to O। C को ज्वाइन किया किससे, C को O से ज्वाइन किया। कंस्ट्रक्शन में हमने सिर्फ ये काम किया है कि भाई इन सब को O से ज्वाइन किया, बाकी तो जो उसने दिया था वही हमने लिखा। अच्छा, यहां तक तो हम वैसे बात कर ली कि क्या गिवन था, क्या करना है, कैसे। अब नेक्स्ट काम आपको पता है कि क्या करना था। यहां पर लिखना होता है कि स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, और यहां पर लिखना होता है दूसरी साइड पे रीजंस। तो स्टेटमेंट्स और रीजंस तो मैं कॉपी कर लेता हूं पिक्स को, और फिर हम देखते रहेंगे कि हमें क्या क्या कैसे कैसे हमने करना। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी कर लेंगे तो हमारे लिए आसान भी हो जाएगा समझना, क्योंकि ग्राफ को अगर हम जहन में रखेंगे तो क्वेश्चन को मुश्किल से हम सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखें, इस फिगर को हम साथ साथ लेके चलते रहेंगे। थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आ जाओ भाई। अच्छा, स्टेटमेंट्स और रीजन, यहाँ पर आप चाहो तो लाइन लगा सकते हो, यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ लाइन लगा दी। अच्छा, स्टेटमेंट्स और रीजन, सबसे पहले हमने किस ट्रायंगल को देखा था, हमने इन दो ट्रायंगल्स को देखा। चाहे तो इनको देख लो, चाहे तो इनको देख लो। कौन सी ट्रायंगल, AFO लिख दो, और A आप ये लिख दो AFO, और ये BFO, ठीक है ना, यही है ना। सो ट्रायंगल AFO, या फिर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो AOF लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। AOF इज कॉरेस्पॉन्ड टू BOF। ट्राइंगल मैंने नहीं लिखा, ट्राइंगल BOF, इनका हम रिलेशन देखना चाह रहे हैं। और इनके रिलेशन में क्या है, ये आपका B से F और A से F तो क्या है, इक्वल है डेफिनेशन से, राइट बाइसेक्टर की वजह से। सो AF, और यहां पर ये कॉन्ग्रुएंट होगा BF से। क्यों, यहां पर ये इसलिए क्योंकि ये तो गिवन है, राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन है ये। अच्छा, अब एंगल कैसे लिखते हैं, एंगल को सेंटर में लेके आते हैं, ठीक है ना, एंगल को हमेशा से सेंटर में लेके आते हैं, तो इसको लिखेंगे AFO। सो एंगल AFO इज congruent to angle BFO। ये congruent है, और ये क्यों,
ये भी गिवन की फॉर्म में आता है, गिवन की फॉर्म में आता है। या फिर आप ये लिख लो कि ओ एफ इज परपेंडिकुलर, या फिर लिख लो कि ओ एफ जो है ओ एफ इज परपेंडिकुलर ऑन किस पे, ए बी पे। इस वजह से क्योंकि ये दोनों 90 के बनते हैं इसलिए हमने इनको कॉन्ग्रुएंट किया। अच्छा, अब ये आपका एफ ओ या फिर ओ एफ जो है ये आपका ओ एफ के ही कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा, ये तो कॉमन है, ये कॉमन है इस वजह से। या फिर आप इसको लिख सकते हो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। वो आपको अगर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी अच्छी नहीं लगती तो कॉमन बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, वो लिख सकते हो। अब देखें, दो साइड एक एंगल कॉन्ग्रुएंट, तो इस केस में ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो ट्राइंगल्स आपस में कॉरेस्पॉन्ड लिखिए, इन्हीं ट्राइंगल्स को अब कॉरेस्पॉन्डिंग हटाकर यहां पर कॉन्ग्रुएंस की सिंबल लगा दो। ए ओ एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एफ। यहां तक ये किस्सा खत्म हुआ। और ये क्यों, आपके पास दो साइड और एक एंगल, तो एस ए एस पास्टुलेट, ठीक है। सो एस ए एस पास्टुलेट, यहां पर पास्टुलेट आ जाएगा, एस ए एस पास्टुलेट हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव साइड्स को बराबर करना है। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर ली, ये दोनों 90 के, तो इसके अपोजिट साइड हमने बात कर चुके हैं कि ओ बी या फिर बी ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए। सो ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होंगी। और क्यों, यहां पर लिखोगे ड्यू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहां पर आप लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से हमने ये लिखा। अब हम देखते हैं इसके बारे में। अब ये ट्राइंगल कौन सी बनेगी, ये आपकी बनेगी यहां पर ये ए ओ डी ट्राइंगल, ए ओ डी। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे हैं ट्राइंगल सी ओ डी से, और ये एक ट्राइंगल है बेसिकली। अब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग के साथ साथ हम अब इसको थोड़ा ऊपर और ये आ जाए नीचे। अब हम इनके बारे में बात करें, तो यहां पर फिर वही ए डी और सी डी बराबर। क्यों बराबर, ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। क्यों, क्योंकि ये तो गिवन है बाय द डेफिनेशन ऑफ बाइसेक्टर, ठीक है ना, वो भी राइट बाइसेक्टर। तो अब राइट की डेफिनेशन लिख दो, तो एंगल ए डी ओ, एंगल ए डी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी ओ। क्यों, क्योंकि ये ओ है और ये डी है, मिक्स मत कर दीजिएगा, ठीक है ना, ए डी ओ और सी डी ओ। क्यों, ये भी गिवन है, गिवन लिख दो। या फिर आप ये लिख दो कि जो ओ डी है वो परपेंडिकुलर है ए सी पे, इसलिए आपकी मर्जी, तो ये गिवन है। या फिर परपेंडिकुलर लिख लो। अच्छा, तीसरी बात कॉमन वाली, कि ओ डी इज कॉमन दोनों में, तो ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी, सो कॉमन लिख ले। सो कॉमन लिख लिया, तो फिर वही दो साइड और एक एंगल, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो जो पहले कॉरेस्पॉन्डिंग का रिलेशन लिखा है, अब आप इनको कॉरेस्पॉन्डिंग से हटाकर कॉन्ग्रुएंट लगा दें, तो ट्राइंगल सी ओ डी और ये आपका एस ए एस पास्टुलेट, ठीक है, पास्टुलेट। सो एस ए एस पास्टुलेट की मदद से ये होगी। अच्छा, अब तो ये कहानी हो गई, ये एंगल दोनों इक्वल, तो इसके अपोजिट साइड सी ओ या ओ सी और ओ ए। सो ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए। और क्यों,
ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से, क्योंकि दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव कर ली हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से ये हमने किया। अच्छा, पहले हमने ओ बी ओ ए के बराबर किया, अब ओ सी ओ ए के बराबर कर बैठे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसको नाम देना चाहो तो नाम दे लो, इसको ले दो कि भाई ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी एंड ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, और यहाँ पर इसकी लॉजिक लिख दो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पर 1 and 2 या कंबाइनिंग 1 and 2, ठीक है ना, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 या फिर फ्रॉम 1 and 2। और यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव था, यही तो हम चाह रहे थे कि उस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तमाम वर्टिसेस का फासला सेम है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट की कहानी करते हैं। नेक्स्ट में क्या सीन है यहां पर देखते हैं इसको। आपको ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड। अच्छा, तो यहाँ पर तो आपको फिर कुछ टर्म्स की नई ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है, उसका सेंटर क्या होता है, राइट बाइसेक्टर के बारे में तो हम पहले बात कर चुके हैं, और कॉर्ड्स क्या होते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम सर्कल को समझते हैं। सर्कल बेसिकली कुछ इस तरह से बनने वाली शेप होती है, कुछ इस तरह से बनने वाली शेप को सर्कल बोलते हैं। ये एक सर्कल है जैसा आपके देख रहे हो। अच्छा, सर्कल में जो सेंटर होता है ना, वो एक ऐसा पॉइंट होता है, लेट्स से यहाँ पर, कि जिसका डिस्टेंस इसकी तमाम बाउंड्री से बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक कोई पॉइंट ले लो, एक पॉइंट तो इसको तो ये तो फिक्स होता है, ये फिक्स होता है। यहां से यहां पूरी बाउंड्री पर ये बाउंड्री होती है, ये जो बाहर वाली लाइन है ना, ये इसको बाउंड्री बोलते हैं, सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। तो ये जो बाउंड्री होती है ना, इस बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट ले लो ना, उसका डिस्टेंस हर केस में बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि मैं एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं। अगर मुझे ये चेक करना हो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, अगर मुझे एक का पता चल जाए तो मैं सबका बता सकता हूं। अगर मुझे यह पता चल जाए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगा, यहां से यहां तक का सेंटर डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगा। मतलब सर्कल का जो सेंटर होता है उसकी खूबी ये होती है कि उसकी जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री से हर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है सेम होता है, और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है कि सेंटर से उसकी बाउंड्री का जो उसकी बाउंड्री से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। और यहां पर ये जो मैंने जिस तरह से ये लाइन खींची है, यहां से यहां तक की जो लाइन होती है, ये पूरी लाइन, ये बेसिकली रेडियस का डबल, मतलब रेडियस का डबल सेंटर जो सर्कल होता है उसका डायामीटर कहलाता है। इसको दो लाइंस को मिला दो, ऐसी लाइन जो यहां से यहां तक पास करके जाती है, जो सेंटर से पास करके जाती है, उसको बोलते हैं उस सर्कल का डायामीटर है। रेडियस क्या है? सेंटर से उसकी बाउंड्री तक फासला जो है ये सेंटर है, और इसको डबल कर दो तो 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे लफ्जों में 2 कर दो तो उसको डायामीटर बोलते हैं। अच्छा, हम यहां पर सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो गया कि सर्कल क्या भला है। सर्कल इस तरह की शेप होती है, उसमें ये खूबी होती है। उसके बाद है कॉर्ड्स। कॉर्ड्स क्या होते हैं? कॉर्ड्स कुछ नहीं होते भाई, यहां पर ये जो मैंने आपको पॉइंट लेकर दिखाए, इन पॉइंट्स को आपस में किसी भी वे से मिला दो एक स्ट्रेट लाइन से,
तो उसको बोलते हैं कॉर्ड्स। लेट्स से मैं मिला देता हूं इस लाइन को इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से मिलाना, स्ट्रेट लाइन से, तो ये एक कॉर्ड है। अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं तो ये भी एक कॉर्ड है। अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं तो ये भी एक कॉर्ड है। अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं तो ये भी एक कॉर्ड है। तो मतलब क्या कि बाउंड्री के दो पॉइंट्स लेने हैं, उनको एक लाइन से ज्वाइन कर देना है। वो जो लाइन बनेगी उसी लाइन को कॉर्ड बोलते हैं किसी भी सर्कल का। ठीक है ना, चाहे वो कहीं से भी पास हो। लेकिन अगर हम सबसे बड़ी कॉर्ड की बात करें तो वो डायामीटर होता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट्स में तो मिल रही है लेकिन वो सेंटर से पास होके जा रही है, तो उस सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है ना, उसको बोलते हैं उसका डायामीटर। ठीक है, सो कॉर्ड क्या है? दो पॉइंट्स लो सर्कल की बाउंड्री से, उन दोनों को मिला दो तो उसको बोलते हैं कॉर्ड। सर्कल के बारे में भी हमने पढ़ लिया, राइट बाइसेक्टर के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ कर लिया, और कॉर्ड्स के बारे में भी पढ़ लिया, सेंटर के बारे में पढ़ लिया। अब सब चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्या हो रहा है, यहां पर एक सर्कल है, उसका सेंटर है कोई। ठीक है भाई, सर्कल हो गया, सेंटर हो गया। उसके बाद राइट बाइसेक्टर लेने हैं, कहां से? ईच ऑफ इट्स कॉर्ड। अच्छा, यहां पर जिस तरह से हमने पीछे कहा कि भाई हर पॉइंट ले लो आप, तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह से हमने थ्योरम किया पिछला 11.1.1, तो उसमें हमने कहा कि भाई कोई भी पॉइंट ले लो, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। हाँ, यहां पर वो कह रहा है कि आप कोई भी कॉर्ड ले लो, कोई अपनी मर्जी से अपने सर्कल में से कोई एक कॉर्ड ले लो। हर कॉर्ड के लिए हम एक कॉर्ड लेंगे और उसको अगर हमने वेरीफाई कर दिया तो वो हर कॉर्ड के लिए वेरीफाई होगा, चाहे वो कहीं से भी ली जाए। कोई से दो पॉइंट ले लो अपनी मर्जी से। लेट्स से मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, तो दो पॉइंट्स मैंने ले लिए। लेकिन अपनी मर्जी से लेने हैं, क्या फर्क पड़ता है? यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कोई इशू नहीं है। चाहे तो जहां मर्जी है आपने पॉइंट्स ले सकते हो। दो पॉइंट्स लेट्स से मैं यहां ले लेता हूं, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, एक यहां ले लेता हूं, कोई मसला नहीं है। अपनी मर्जी से पूरे सर्कल की बाउंड्री से दो पॉइंट ले लो और उनको मिला दो। तो मिलाने से ये एक कॉर्ड बन गई है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड। अब इस लाइन का जो होगा ना, इस लाइन का जो होगा बाइसेक्टर, वो भी राइट बाइसेक्टर। इस लाइन का जो राइट बाइसेक्टर होगा वो हमेशा इस सेंटर से पास होगा। चाहे आप कहीं से भी कॉर्ड ले लो, चाहे आप यहां से ले लो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तब भी इसका जो राइट बाइसेक्टर होगा ना, वो इस पॉइंट से पास होके जाएगा। ये कह रहा है आपसे प्रूव करने को। अच्छा, हमने वो लिया, ठीक है, हम कुछ नया नहीं लेते, हम यहां पर ये बात कर चुके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? हम एक पॉइंट यहीं से इसको ड्रा कर देते हैं। यहीं पर हम क्या करते हैं, इसका यहां पर ले लेते हैं। ये हमने एक ले लिया, एक पॉइंट, लेट से ये सीधी नहीं है बल्कि ये इसी से हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हम इसको भी मिला देते हैं इससे, और इसको भी मिला देते हैं इससे। ठीक है ना, इस तरह से हमने मिला दिया तो एक ट्राइंगल हमारे पास शेप बन गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने यहां पर यहां से एक लाइन ड्रा कर दी। ठीक है ना, लाइन ड्रा कर दी। क्या किया है हमने, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट हमने कॉर्ड वाले लिए थे, लेट से हमने इसको ए का नाम दिया हुआ है और इसको हमने बी का नाम दिया हुआ है, कॉर्ड के जो दो पॉइंट्स हैं। और ये हमने ये जो हमारा सेंटर है, इसको लेट से हमने ओ का नाम दिया हुआ है। हमने क्या किया, हमने भाई ऐसा किया कि इस ओ को ए से मिला दिया, इस ओ को बी पे मिला दिया, और यहां से एक लाइन ड्रा कर दी इस पे। क्या किया, यहां से एक लाइन ड्रा कर दी इस पे, और कुछ इस तरह से कि हमने यहां पर, जिस तरह से हमने थ्योरम में प्रूव किया ना, हमारे पास थ्योरम पिछला जो हमने किया है 11.1.2, उसमें भी हमारा कुछ ऐसा ही सिनेरियो था। अच्छा देखें,
अब हमने सिर्फ एक ऐसी लाइन इससे ड्रा की है जिससे हमें सिर्फ ये पता चला है कि वो लाइन क्या करती है, इसको बाइसेक्ट करती है। हमने जो ओ से ए बी पे लाइन ड्रा की है ना, ये हम मान के चल रहे हैं कि वो इसको बाइसेक्ट करती है, राइट, प्रूव करेंगे और बाइसेक्ट हमने मान ली है। वो थ्योरम भी हमारा ऐसे ही था कि हमने क्या किया था, हमें दो चीजें राइट बाइसेक्टर के लिए प्रूव करनी होती हैं। कौन सी? एक तो उसको बाइसेक्ट करे और दूसरा उसको 90 का एंगल बनाए। हमने ये कह लिया कि भाई ये क्या है, ये इसका बाइसेक्टर है, लेकिन राइट हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको। तो क्या मान लिया हमने, ये मान लिया कि कोई पॉइंट है, लेट से डी पॉइंट, या फिर सी लिख लें, ज्यादा बेस्ट है। सी पॉइंट हमने मिड पॉइंट मान लिया और उस सी को ओ से मिला दिया। ठीक है ना, सी को क्या किया, सी को ओ से मिला दिया। तो उस केस में हमारे पास ये सिनेरियो बना। अब मैं आपको फिर से बता देता हूं कि उसने कहा कि एक सर्कल है, सर्कल में एक कॉर्ड है, कॉर्ड पे आप क्या करो, कॉर्ड पे आप कॉर्ड जो है, कॉर्ड का जो बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर, वो क्या करेगा, सर्कल को अपने सर्कल से पास होके जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो हमने क्या किया, हमने वो जो सेंटर था, सेंटर को अपने कॉर्ड्स के एंड पॉइंट से मिला लिया, अपनी मर्जी से उनको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हमने कहा कि भाई एक हमारे पास एक पॉइंट है, लेट्स से सी, और वो क्या करता है, सी पॉइंट है और ए बी के वो सेंटर पे लाई करता है। ठीक है ना, क्योंकि हमें दो चीजें प्रूव करनी है। हमें ये प्रूव करना है कि जो लाइन होगी वो सेंटर से पास होगी और एंगल 90 का बनाएगी। तो हमने एक चीज मान ली कि भाई एक सी पॉइंट है, लेट से ए और बी के दरमियान, और वो उसका सेंटर है, मतलब उसका मिड पॉइंट है। तो उस मिड पॉइंट को ऊपर ओ से मिला दिया। तो ये हमारी ग्राफ बन गई है। अच्छा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किसी तरह से, ये एक चीज तो हम मान के बैठे हैं ना कि ए से सी और सी से बी की मेजरमेंट इक्वल होगी। दूसरी चीज हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि ये एंगल 90 का है, तो राइट बाइसेक्टर तो बन जाएगा ना, राइट बाइसेक्टर बन जाएगा। अच्छा, यही हम करते हैं। अच्छा, क्या क्या पता है, हमने ये देखें, हमने डेफिनेशन पढ़ी और डेफिनेशन से हमने पढ़ा कि भाई कोई भी सर्कल हो और सर्कल और उसकी जो बाउंड्री से कोई पॉइंट लिया जाए, वो हर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस रखता है। तो मतलब अगर इक्वल डिस्टेंस रखता है तो ओ ए या ए ओ और बी ओ या ओ बी इक्वल होंगे ना, क्योंकि डेफिनेशन सर्कल की यही है कि सर्कल की डेफिनेशन के हिसाब से हमने बी पॉइंट बाउंड्री पॉइंट से लिए हैं। तो बाउंड्री पॉइंट से ए, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बताया, इस तरह से 2 cm की मैंने एग्जांपल भी दी। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो मतलब ये तो इसके इक्वल है बाय द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, अब ये हमने मान लिया कि भाई सी मिड पॉइंट है, सी मिड पॉइंट हमने मान लिया। अब सी मिड पॉइंट भी मान लिया, दो साइड, एक साइड पहले से इक्वल करके बैठे हैं सर्कल की डेफिनेशन के हिसाब से, और तीसरी तो वैसे कॉमन है, तीसरी तो वैसे कॉमन है। तीनों साइड एक ट्राइंगल की अगर इक्वल होती हैं तो एस 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 पास्टोरेट के हिसाब से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उस केस में हम ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि इसके जो अपोजिट एंगल है ना वो भी इक्वल होंगे। तो बाकी एंगल्स को हमें मतलब नहीं है, हमारा ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट, तो इनके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, मतलब हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक आपके पास एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है एंगल्स में, एंगल्स की फॉर्म में अगर हम देखें तो ये एंगल 180 डिग्री का होता है। एक लाइन दूसरी लाइन को चाहे किसी भी तरह से कट कर सकती है, एक ही लाइन से स्टार्ट करो और उसी लाइन पर दोबारा पहुंचते वक्त 180 डिग्री बन जाते हैं। ठीक है ना, तो चाहे इस तरह से हो, लेट्स से यहां से स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचे तो 180 डिग्री, यहां से स्टार्ट किया तो यहां पे पहुंचे तब भी 180 डिग्री, एक ही लाइन पे दोबारा जब आप पहुंचते हो तो 180 डिग्री बनता है। तो उस हिसाब से यहां पर मूवमेंट हमारी 180 डिग्री होगी और दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों 90 की हैं। तो 90 का साबित हो गया। आपने मिड पॉइंट पहले से मानना हुआ है तो आपका साबित हो जाएगा कि क्या है, सेंटर से पास करने वाली लाइन है। तो ठीक हो गया। ये तो हमारी विजुअलाइजेशन है जो हमने इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश की, सॉल्व करने का सारा हीला बहाना हमने किया। अच्छा,
अब हमारा असल काम स्टार्ट होता है। क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं सबसे पहले। लेट अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है ना, लेट अ सर्कल विद सेंटर O। यहां पे सेंटर O और O को आप ब्रैकेट में लिख लें। एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर जो है वो O है। अच्छा, यहां पर एक बात हो गई। और उसके बाद हमने कहा कि AB जो है लाइन सेगमेंट इज कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड है। AB हमने कॉर्ड माना था भाई। AB क्या है? AB एक कॉर्ड है। उसके बाद यहां पर ये हमें पता चला कि ये कॉर्ड। अच्छा, ठीक हो गया भाई। अब ये हमें गिवन था कि कॉर्ड है और यहां पर कॉर्ड आपके पास है, एक सर्कल है। बाकी जो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है, अब लिखें टू प्रूव, कि हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव में आप लिखोगे कि यहां पर इसका जो बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, या फिर O, अप्रूव करना है कि आपके पास O पॉइंट क्या है? AB के, आपके पास AB के राइट बाइसेक्टर पर आता है, ठीक है ना। O इज अ पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये गिवन है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो उस केस में हमने जो किया है, खुद से कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखते हैं? कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा कि हमने पहले तो ये काम किया कि A और O को मिला दिया। वी ज्वाइन क्या किया? ज्वाइन टू A एंड O। वी ज्वाइन टू A एंड O, A और O को ज्वाइन किया। और एज वेल एज लिख सकते हो, या फिर एंड फिर लिख लें, या एज वेल एज वी ज्वाइन। ये लफ्जों का खेल है, ये आप अपनी मर्जी के लफ्ज लिख दें तब भी कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद हमने ज्वाइन किया B को O के साथ, B एंड O, ठीक है ना। हमने A को और B को O से ज्वाइन किया, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते थे वी ज्वाइन A एंड O विद, वी ज्वाइन A एंड B विद O, ऐसा भी लिख सकते थे। अच्छा, ज्वाइन करने के बाद उसके बाद हमने ये माना कि लेट C बी द मिड पॉइंट, लेट C बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये हमारी अजम्पशन थी। हमने AB को, C जो है उसको AB का मिड पॉइंट माना, और उसके बाद फिर वी ज्वाइन। उसके बाद हमने क्या किया? C को O से भी मिलाया, तो वी ज्वाइन C एंड O। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, ये हमने अपना काम दिखाया है जो हमें प्रूव करने के लिए करना पड़ा, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के बाद सारी कहानी एंड हो गई। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इसको देखते रहें और अपनी बात करते रहें। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ओके हो गया, तो यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर लिया। अब आते हैं भाई अपने असल काम पे। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और इसको थोड़ा छोटा करते हैं। इधर आ जाओ भाई। अच्छा, सो यहाँ पे स्टेटमेंट्स, और यहाँ पर रीजंस। अच्छा, स्टेटमेंट्स और रीजन। सबसे पहले तो आपने जो ट्राइंगल के बारे में बात की वो लिखे ना,
ट्राइंगल थी आपकी OAC लिखना चाहते हो या AOC लिखना चाहते हो, जैसा आपको बेस्ट लगता है। तो मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन लिख रहा हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग हमने तो प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट को, ट्राइंगल BOC। तो BOC यहां पर हम लाइन लगा देते हैं और सबसे पहली हमारी लॉजिक क्या है, सबसे पहली तो हमें जो पता है ये बाय द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, या फिर यहाँ पे AO या OA और OB भी इक्वल है। OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, और क्यों भाई, ये क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल है, या रेडियाई लिख सकते हो, या रेडियस ऑफ ए सर्कल लिख सकते हो, या फिर रेडियाई ऑफ ए सर्कल लिख सकते हो, रेडियाई ऑफ इस सर्कल, रेडियाई ऑफ ए सर्कल आप इसको लिख सकते हो, या रेडियाई की लिखने के बजाय रेडियस ऑफ ए सर्कल लिख दो, तब भी आपको कोई इशू नहीं है। तो रेडियाई लिख दो या रेडियस लिख दो, रेडियस ऑफ ए सर्कल या रेडियाई ऑफ ए सर्कल, दोनों में एक ही बात है, ठीक है ना। अच्छा, रेडियाई ऑफ ए सर्कल हो गया, तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, सेकंड ऑप्शन हमारा है कि हमने जो खुद से माना है मिड पॉइंट, तो AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, और ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, मिड पॉइंट हमने माना है। मिड पॉइंट तो हमने वह लिख दिया ना, यहां पर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ये हमने खुद से अजम्पशन में लिया। कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, अजम्पशन लिख सकते हो, जो आपको बेस्ट लगते हैं। कंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन। अच्छा, उसके बाद ये हमने कर लिया। अब तीसरी चीज तो कॉमन है, तो OC इज कॉन्ग्रुएंट टू OC, क्यों भाई, कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है, तो एस पास्टुलेट के हिसाब से जिसको पहले आपने ये कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन देने की कोशिश की है, अब इनको कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पर ट्राइंगल BOC, और क्यों, S पास्टुलेट, इसलिए भाई। अच्छा, यहां तक तो ये कहानी हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास ये है कि भाई ये साइड और ये साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा दूं, क्योंकि अभी आपको देखना जरूरी है। अच्छा देखिए, हमने कहा कि भाई ऐसा है कि भाई ये साइड जो है ना, इसके ये देखना, ये साइड और ये साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो इसके सामने वाले एंगल आपने आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो मतलब ये हुआ कि OA और OB अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके सामने वाला एंगल जो ये C पे बन रहा है, OCA और OBA, या फिर BCO और ACO, दोनों केसेस में आप लिख सकते हो, ACO या फिर OCA। A से स्टार्ट कर लें या O से स्टार्ट कर लें, बात एक ही है। तो यही मैं लिखने लगा हूं कि ये दोनों इक्वल होंगे, और इसकी रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि क्यों होगा ये, ठीक है। सो यहां पर ये मैं लिखने लगा हूं। अच्छा, कि एंगल जो है, एंगल आपका भाई कौन सा, एंगल आपका ACO इज कॉन्ग्रुएंट टू BCO, क्यों, यहां पर भी एंगल, तो क्यों भाई, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमने प्रूव किया इसीलिए, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से हमने भाई इसको ऐसे किया है। और यहां पर हम जानते हैं कि ये दोनों एंगल क्या हैं, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, दोनों एंगल क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि यहां पर एंगल ACO, यहां पर मैयर एंगल लिखते हैं, मैयर एंगल ACO प्लस
मैयर एंगल, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, मैयर पहले लिखना था, मैयर एंगल BCO विच इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक लाइन से यहाँ से स्टार्ट करो तो 180 डिग्री, तो दोनों को सम 180 होता है। तो ये दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम 180 डिग्री है, तो दोनों इक्वल भी हैं। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जगह पे दूसरा रख सकते हो। तो मैयर एंगल ACO प्लस मैयर एंगल, इसकी जगह पे भी मैं ACO लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बैठे हैं। तो ACO विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस पे भी लिखो इस पे भी लिखो। अब इनको इकट्ठा कर दो, तो 2 मैयर एंगल ACO विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो सिंगल एंगल क्या आएगा, 180 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा मैयर एंगल ACO विच इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, सो यहाँ पर इन दिस केस मैयर एंगल ACO इज इक्वल टू मैयर एंगल आपका ACO नहीं बल्कि BCO विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ पर ये बात आपकी खत्म हुई। ऐसे इस पे लाइन लगाओ और यहाँ पर ये बात और लास्ट पे लिख दो सिंस क्या लिखो, सिंस आप लिखो कि इसको ले आओ, इसको यहां से देख कर लिखेंगे। ये क्या कर रहे हो भाई, चलो फिर से पेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर सिंस क्या है कि यहाँ पर ये जो AC है, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC या फिर BC एंड आपके पास जो एंगल C पे बन रहा है, एंगल C पे 90 है। मतलब ये आपका OC इज परपेंडिकुलर टू AB, OC इज परपेंडिकुलर टू AB 90 का एंगल बना है ना भाई, दोनों का 90 का है तो परपेंडिकुलर, और AC और AB पहले माना हुआ है तो दोनों को मिला दो तो क्या है, इसका मतलब है O इज लाइज ऑन किस पे, इज राइट बाइसेक्टर, इज लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, क्योंकि ये AB का राइट बाइसेक्टर बन गया ना, दो हिस्सों में काट भी रहा है और एंगल 90 का बना रहा है तो राइट बाइसेक्टर बन गया। तो राइट बाइसेक्टर पे O आ रहा है, तो यही आपका ऑब्जेक्टिव था। तो इस तरह से ये किस्सा भी तमाम हुआ। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है कि वेयर विल बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड वाई, कि अगर आपके पास एक सर्कल हो और वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा हो तो उस केस में आपका जो सेंटर है बेसिकली सर्कल का कहां पे होगा और क्यों होगा। अब देखें जरा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बेसिकली उन पॉइंट्स को कहते हैं जो एक ही लाइन पर ना आ सकें। लेट्स से आपके पास एक तीन पॉइंट मैं आपको पहले लेके देता हूं कोलिनियर पॉइंट। लेट्स से ये 3 पॉइंट्स हैं, आप इस पे एक लाइन ड्रा करते हो तो ये देखो ये लाइन तीनों पे आ रही है। लेकिन अगर आप 3 पॉइंट्स कुछ इस तरह से लेते हो, लेट्स से ये, तो कोई लाइन ऐसी ड्रा कर ही नहीं सकते जो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ जाएं। तो अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे ना आ सकें तो उन पॉइंट्स को बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक ही लाइन पे नहीं आ सकते, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, और सर्कल उनमें से पास कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सर्कल बना लें। तो सर्कल, लेट्स से सर्कल आपका कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है ना। लेट्स से आपका ये सर्कल है
सर्कल हमने बना लिया, 3 पॉइंट्स ले लो नॉन कोलिनियर, कहीं पे ले लो, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लेने हैं, कहीं पे अपनी मर्जी से ले लो। लेट से मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, दूसरा पॉइंट लेट से मैंने यहाँ ले लिया, और तीसरा पॉइंट लेट से मैं यहाँ ले लेता हूँ। अपनी मर्जी से लेने हैं ना, कोई इशू नहीं है कि यहाँ ले लो यहाँ ले लो। 3 पॉइंट्स आप पूरी बाउंड्री में से कहीं पर भी ले लो, तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे, क्योंकि एक लाइन तो सर्कल के 3 पॉइंट से पास कर ही नहीं सकती है। अच्छा, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया सॉल्व। हमने कहा कि भाई अगर आपके पास कोई सर्कल की कॉर्ड है ना, तो उस केस में अगर उस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया जाए, उसका बाइसेक्टर लिया जाए राइट बाइसेक्टर, तो ओरिजिन से पास करके जाता है, वो उसका जो राइट बाइसेक्टर है वो ओरिजिन से पास करके जाता है। तो अगर हम इनको मिला दें और इन पे राइट बाइसेक्टर्स ले लें, तो वो ओरिजिन से पास करके ही जाएंगे ना, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका सेंटर होगा। यहां पर देखें, सो मैं क्या करता हूं, इनको मिला लेता हूं जिस तरह से हमने पहले ये काम किया है। अब पहले हमने 2 के लिए किया, अब हम 3 के लिए कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह की फिगर आपको लेट से देखने को मिली। मैंने ये पॉइंट मार्क कर लिया और ये पॉइंट मार्क कर लिया लेट से, और देखने से हमें पता भी चल रहा है कि ये तो क्या है, ये तो एक वैसे भी ट्राइंगल बन रही है, लेकिन ट्राइंगल को बगैर भी देखें तो हमने कहा पीछे कि एवरी कॉर्ड जो है उसका जो राइट बाइसेक्टर है वो क्या करता है, राइट बाइसेक्टर आपका सेंटर से पास होके जाता है। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, हमारे पास एक ट्राइंगल थी, हमने 2 साइड्स पे राइट बाइसेक्टर लिए थे, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही थी, वहां पे क्या था, वो इंटरसेक्शन पॉइंट उसके जो वर्टिसेस थे वहां से इक्वल डिस्टेंस रखता था। तो यही काम तो यहां भी करना है, यहां पर भी तो आपको वही पॉइंट फाइंड करना है जिससे तीनों वर्टिसेस जो हैं, तीनों पॉइंट्स जो हैं सेम डिस्टेंस पे रखते हूं। तो यहां पर भी तो यही काम है। अब ले लो 3 पॉइंट्स, तो लेट से इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, और इसका मिड पॉइंट लेट से ये है। इस पे परपेंडिकुलर इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। लेट से इसका राइट बाइसेक्टर है ये, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन आप इसको स्केल से खींचिएगा तो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आएगी। मैं लेट से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऐसा ही कुछ। अब इसका परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से होगा लेट से, और इसका परपेंडिकुलर लेट से कुछ इस तरह से होगा। ये आपका पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और हमने क्या किया, ये तीनों लाइनें जो ली हैं ना, ये तीनों लाइनें हमने कहां से ली हैं, तीनों लाइनें हमने जो ली हैं ना भाई, ये हमने राइट बाइसेक्टर लिए हैं, ठीक है ना। तो नाम दे लो, एक को ए कह लो, एक को बी कह लो, एक को सी कह लो, और ये राइट बाइसेक्टर हमने ले लिए। राइट बाइसेक्टर ले लिए तो जहां पर इसने इंटरसेक्ट किया उसका नाम लेट से हम ओ रख देते हैं, और यहां पर ये जो राइट बाइसेक्टर बी सी को काट रहा है इसको आप कोई नाम दे लो अपनी मर्जी से। ए बी सी इसको दिया है, इसको अपनी मर्जी से लेट से इसको डी कह दो, इसको ई कह दो, और इसको एफ कह दो। अपनी मर्जी से नाम देने हैं, नाम दे लिए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाएं, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ना भी जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएं, तो फिर तो हमने अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि आपके पास ये तीनों क्या हैं, तीनों कॉर्ड्स के राइट बाइसेक्टर हैं, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका सेंटर होगा। लेकिन अगर आप इस तरफ नहीं, इसको मैथमेटिकल प्रूव करना चाह रहे हो, तो मैथमेटिकल क्या करो, यहां से लाइन ड्रा कर दो ये इसके वर्टिसेस पे, और यहां से ये, और यहां से ये ऐसे, तो फिर भी बात वही हो सकती है, ठीक है ना। तो तब भी बात आपकी बन सकती है। तो जिस तरह से आप जाना चाहो जा सकते हो। आप उसको उस तरफ जाना चाहो कि आपके पास जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड में से जो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बेसिकली राइट बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब भी होता है, राइट बाइसेक्टर का मतलब भी वही होता है। राइट बाइसेक्टर है तो राइट बाइसेक्टर बेसिकली क्या है, राइट बाइसेक्टर बेसिकली सेंटर से पास करके जाता है, वो हमने प्रूव किया। कोई भी कॉर्ड हो, उसका जो आपका जो उसका सेंटर जो उसका होता है, कॉर्ड का होता है बेसिकली राइट बाइसेक्टर, वो उसके सेंटर से पास करके जाता है। तो तीनों कॉर्ड्स की क्या है, परपेंडिकुलर हैं, मतलब तीनों कॉर्ड्स के राइट बाइसेक्टर है, तो तीनों सेंटर से तो पास करके जाएंगे। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका क्या होगा, सेंटर होगा। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हो। अगर इस तरह से नहीं बताना चाहते तो फिर इसको प्रूव करके दिखा दो।
और प्रूव इस तरह से करना जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव किया। तो आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो। अब देखें, आप ट्राइंगल अगर आप प्रूव ही करना चाहते हो तो कोई सी 2 ट्राइंगल उठा लो अपनी मर्जी से, ठीक है ना। लेट से आप ट्राइंगल उठा लेते हो, ये 2 ट्राइंगल्स, ये 2 ट्राइंगल्स बन रही है ना, यहाँ पर देखो ये 2 ट्राइंगल्स बन रही है, ये आपके पास बी एफ और ओ या ओ एफ बी, और ये भी और ये भी और ये भी 3 ट्राइंगल्स का पेयर्स बन रहे हैं। तो तीनों को उठा लो, आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 को कॉपी कर लो। दूसरे लफ्जों में अगर आप मैथमेटिक्स में लिखना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 1 को कॉपी कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपको वही लिखना है कि आपको जो उसने दिया। देखिए ना, पीछे क्वेश्चन नंबर 1 को कॉपी करेंगे तो क्या है, कुछ भी नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को ये 90 का, ये 90 का, और ये इसका क्या है, ये इसका बेसिकली राइट बाइसेक्टर है, तो ये 90 का, ये 90 का, ये दोनों बराबर हैं, और ये कॉमन है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो सभी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो ओ बी और ओ ए बराबर, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो ओ बी और ओ सी बराबर, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो ओ बी और ओ सी बराबर। तो ओ बी, ओ ए और ओ सी बराबर, तो क्या मतलब, यही तो सेंटर है, इसका साबित हो जाएगा, ठीक है। सो देखें, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास हम लिखेंगे कि लेट सी बी ए सर्कल। लेट, यहां पर गिवन में लिखते हैं लेट सी बी, लेट अ सर्कल। अब हमें नहीं पता कि सेंटर क्या है। लेट अ सर्कल इज पासिंग through three non-collinear points, लेट्स से ये आई ई लिख दो, ए कॉमा बी एंड सी, ठीक है ना। इन 3 पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। यही आपको पता है ना, सिर्फ अभी तक तो आपको यही पता है और कुछ नहीं पता, ठीक है ना। और आपको अब गिवन आपको सिर्फ यही है। अब गिवन आपको ये है, तो अब लिखें कि टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव में आपको ये साबित करना है कि यहां पर टू प्रूव क्या करना है कि टू प्रूव बेसिकली इसमें आपको लिखना है टू प्रूव। आप टू प्रूव ना लिखें, टू प्रूव लिखने की बजाय आपको फाइंड करना है। यहां पर आपको फाइंड क्या करना है, यहां पर आप फाइंड लिख लें, फाइंड लिख दें सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो आपको फाइंड करना है, या फिर आप इसको सेंटर ऑफ सर्कल लिखने के वेयर इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड वाई, जी आप लिख लें, तब भी बात वही है कि वेयर इज सेंटर ऑफ सर्कल, या फिर आपको फाइंड करना है क्या, सेंटर ऑफ सर्कल, ये भी बात काफी है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में क्यों का ऑप्शन जो है वो हम लास्ट पे दे देंगे। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, तो हमने कंस्ट्रक्शन में जो किया है कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया सबसे पहले ए बी और सी को। वी ज्वाइन ए कॉमा बी एंड सी बाय लाइन सेगमेंट्स। हमने क्या किया, ए बी और सी को लाइंस के जरिए ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद लाइंस के जरिए ज्वाइन करने के बाद हमने किया, उसके बाद हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए तीनों पे, ठीक है ना। तो उसके बाद लिखेंगे वी ड्रा राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, RIGHT, राइट बाइसेक्टर ऑन AB
BC एंड CA या फिर AC पे। ठीक है, ये हमने काम किया। और उसके बाद वो नाम दे दें जो आपने यहां पर नाम दिए थे। नाम क्या दिए थे? ए को ABC कहा था, ए किसको कहा था? B किसको कहा था? C। यहां पर जो नाम दिए थे ना, ये हमने ये नाम दिए DEF। ये हमने जो अपने से काम किया वो लिखना तो पड़ेगा। सो हम ये लिख दें, IE लिख के AB का जो F है, AB का F, AC का E, और यहां पर ये आपका जो BC का है वो ये आप ये लिख दें। तो या फिर आप दूसरे लफ्ज़ में लिख दें कि आपके पास ये मिड पॉइंट है, वो भी बात वही बनती है, मिड पॉइंट लिख लें। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि इसको साथ साथ लेके चलते रहें, क्योंकि इस फिगर को देख के ही तो हमें सब कुछ लिखना है, क्योंकि हमने रट्टा थोड़ा ही लगाया कि एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे कि ये हुआ। अच्छा, सो ये हमें पता चला। अच्छा, सो ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमने यहां पर ये देखें, राइट बाइसेक्टर जो है ना वो हमने ड्रा किए हैं। अच्छा, राइट बाइसेक्टर ड्रा किए हैं, इसका मतलब क्या? उसके बाद ये लिख दें कि राइट बाइसेक्टर ड्रा करने के बाद यहां पर लिख दें कि F, E और D को मिड पॉइंट मान लें। IE की फॉर्म में लिख दें IE। इसका मतलब क्या? ये हम मतलब लिख रहे हैं कि राइट बाइसेक्टर से हमें क्या मिला। राइट बाइसेक्टर से हमने क्या मिला? हमने पाया कि F कॉमा, या फिर तरतीब से लिखते हैं DEF। इसका मतलब है कि भाई D कॉमा E कॉमा या फिर एंड लिख लें, तो वो ज्यादा बेस्ट है। तो D कॉमा E एंड F आर मिड पॉइंट्स किसके? E किसका था? D किसका था? D BC का था। तो BC कॉमा, ये E किसका था? AC का था, AC का। और उसके बाद ये F किसका था? AB का था। एंड AB लाइन सेगमेंट रिस्पेक्टिवली, ये आपने लिखना है रिस्पेक्टिवली। क्यों लिखना है? क्योंकि तरतीब से लिखे हैं, जिस तरह से D पहले लिखा, D की ये लिखी, E ये लिखा, C लिखा, रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये हमने लिख लिया रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये हमने लिख लिया, बस ये हमने काम कर लिया। अच्छा, ये हमने काम कर लिया। अब हमारा काम आता है, ये जो हमने काम खुद किया और जो उन्होंने हमें दिया और जो हमें करना था वो हमने सब कुछ लिख लिया। अब आता है हमारा क्या? स्टेटमेंट्स। या रीजंस। स्टेटमेंट्स और रीजन। सबसे पहले कोई सी दो ट्राइंगल बात कर लो। ट्राइंगल ए बी नहीं, AO। यहां पर एक और चीज मैंने मिस कर दी। वो क्या है? वो ये है कि एंड लेट O बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, लेट O be the point of intersection किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमने जो लाइंस ली हैं, कि लाइन कौन सी थी? वो लाइंस थी आपके पास राइट बाइसेक्टर, इंटरसेक्शंस ऑफ राइट बाइसेक्टर्स, ये जो हमारा O पॉइंट है ये इंटरसेक्शन है बेसिकली उन राइट बाइसेक्टर्स का जो हमने AB, BC और CA पे लिए हैं। अच्छा, ये मैंने नहीं लिखा था, वो लिख ली। अच्छा, उसके बाद ये कहानी हो गई और ट्राइंगल बन गई हमारे पास AOF। यहां पर O मैंने नहीं लिखा,
AOF is congruent to triangle, congruent नहीं बल्कि corresponding, अभी हम corresponding देख रहे हैं, corresponding triangle BOF, और यहाँ पर रीजन्स को अलहदा करते हैं। अच्छा, सबसे पहले वो तो आपका वही काम है जो आप क्वेश्चन नंबर 1 में करके आए हो कि आपका क्या है, ये आपका FB, नाम थोड़े बहुत चेंज होंगे, या BF इज कॉन्ग्रुएंट टू, BF इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्यों BF जो है वो कॉन्ग्रुएंट है AF के, क्यों भाई, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है। ये फिर कंस्ट्रक्शन लिख लें, कंस्ट्रक्शन लिख लें, या फिर राइट बाइसेक्टर लिख लें, जैसा आपको लिखते। अब ये एंगल भी आप इक्वल कर दो कि आपका BFO या OFB, जैसा आप एंगल BFO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AFO, क्यों, क्योंकि ये भी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में कैसे है, कंस्ट्रक्शन में ऐसे है कि भाई राइट बाइसेक्टर हमने माना है, तो राइट बाइसेक्टर के वजह से दोनों 90 के हैं, तो इसीलिए भाई ये हुआ। अच्छा, ये आपका FO या OF भाई क्या है, OF दोनों में कॉमन है, तो OF जो है दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वाला किस्सा तो देखिए, कॉमन वाला किस्सा ये हो गया, तो क्या लिखोगे, ये जो पहले आपने कॉरेस्पॉन्डिंग का रिलेशन लिखा है AOF का, अब कॉन्ग्रेस का रिलेशन बना दो ABOF। अब ये लिख दो SAS पास्टुलेट, दो साइड और एक एंगल हमने बरा पास्टुलेट, जहाँ पे पास्टुलेट TULATE पास्टुलेट। अच्छा, अब अगर ये है तो फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो OB और OA बराबर कॉन्ग्रुएंट, तो OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, ठीक है, OA OB के कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पर लिख दो क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अच्छा, दूसरा केस, अब किसी और को उठा लो, चाहे तो आप इसको उठा लो, चाहे तो एक इसको उठा लो, आना तो वही है, सेम तो इन्होंने आना है। चलो आप उठा लेते हैं BDO और CDO को, तो ट्राइंगल BDO या फिर BOD लिखने ज्यादा बेस्ट है, पहले भी जिस तरह से लिखा BOD, इसका रिलेशन ट्राइंगल COD से, और लॉजिक्स हमारी सेम ही रहेंगी, लॉजिक्स हमारी कोई चेंज नहीं होंगी, ठीक है ना, बस नाम चेंज होते रहेंगे, बाकी कहानी सारी वही है। तो कंट्रोल V करके इसको पेस्ट करते हैं जो हमने कॉपी किया हुआ है, और 2 बार पेस्ट कर लिया, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं और इसको इधर आ जा भाई यहाँ पे। अच्छा, सो इसका रिलेशन, इसका भी BD और CD बराबर BD इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन कैसे है, हमने इसका राइट बाइसेक्टर इसको माना हुआ है, कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन है ये। और एंगल इसका BDO, तो BDO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDO, और ये क्या है, ये भी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्योंकि राइट बाइसेक्टर माना हुआ है, तो राइट बाइसेक्टर से 2 बातें तो हमें पता चलती हैं, एक एंगल और एक साइड का, और ये OD कॉमन है, OD ये D है, OD कॉमन है, तो ये कॉमन है, तो फिर ये ट्राइंगल्स क्या हो गई, ट्राइंगल BOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD और SAS पास्टुलेट, ठीक है ना, मैं P लिख रहा हूँ, आप पास्टुलेट पूरा लिख लीजिएगा, P के बाद डॉट डाल रहा हूँ, पास्टुलेट PAS, चलो लिख लेते हैं पास्टुलेट,
तो पास्टुलेट की वजह से। अच्छा, अब ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट 90 के है ना, इसके सामने वाला OB और OC, तो OB, ठीक है ना। अब OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC, ठीक है। तो OB और OC आप यहां पे लिख सकते हो OC। अब OB ये OC ये, तो पीछे क्या किया था OA और OB, तो OA और OB OC, तो यहां पर क्या हो गया, ये आपका साबित हो गया। तो यही तो आप चाह रहे थे, ठीक है। सो 1 और 2 कर दो, तो 1 2, चाहे तो आप तीसरी को भी सॉल्व कर लो, चाहे तो आप इसको भी सॉल्व कर लो, इसको, तो इसको भी सॉल्व करने से यहां पर आप सिमिलरली यहां पर ये लिख लें, ये भी लिख लें, अच्छा रहेगा। अच्छा, आप ट्राइंगल लिख लें, ट्राइंगल सिमिलरली करके लिख लें, सिमिलरली यहां पे, चलो सिम छोड़ें इसको, इसको आप यहीं से आपका काम चल गया है, वो लंबी चौड़ी कहानी आप उसको मुश्किल बना देगी आपके लिए, छोड़ें इसको। आप सिर्फ ये लिख लें कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आपके पास क्या हो गया, OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC इज कॉन्ग्रुएंट टू OA। तो इट मीन्स दैट कि यही आपका क्या है, ये OE आपका क्या है, OE आपका क्या है, OE आपका सेंटर है। ये चीज आपको पता चल गई। अब यहां पे ये लिख लें, ये हमने सारी कहानी कर ली, लास्ट पे लिख दें वो y का आंसर। y का आंसर क्या है, y का आंसर ये है कि वी नो दैट आपके पास क्या जानते हो कि आपके पास वो हर कॉर्ड जो होती है, आपके पास हर कॉर्ड का जो राइट बाइसेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर से पास होता है। तो वी नो दैट एवरी कॉर्ड राइट बाइसेक्टर, या एवरी राइट बाइसेक्टर ऑफ एवरी कॉर्ड, या फिर ये भी लिख सकते हो कि राइट बाइसेक्टर ऑफ एवरी कॉर्ड, या फिर एवरी कॉर्ड हैज राइट बाइसेक्टर, यहां पर हैज राइट बाइसेक्टर passes through the center of circle, through the center of circle। आपके पास कोई भी कॉर्ड होती है, उसका जो राइट बाइसेक्टर होता है, वो राइट बाइसेक्टर जो होता है वो सेंटर से पास करके जाता है। तो इसका मतलब क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 आर, यहां पर सो द इंटरसेक्शन, सो लिख लें यहां पे, सो द इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर ऑफ 2 आर more than 2 chords, यहां पे आप इसको more than 2 chords will be the center of circle, will be the center of circle। आपके पास कोई सी 2 कॉर्ड्स होंगी तो उनके जो राइट बाइसेक्टर होंगे
उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका बेसिकली क्या होगा, सेंटर ऑफ ए सर्कल होगा। चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे 5 ले लो, जितनी मर्जी चाहे ले लो, उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो इंटरसेक्शन बेसिकली क्या होगा, इंटरसेक्शन ही आपका उस सर्कल का सेंटर होगा। तो इस तरह से ये पार्ट भी कवर होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की कहानी की। तो नेक्स्ट पार्ट में कोई ज़्यादा मुश्किल लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसको भी रीड करते हैं कि क्या कहते हैं हमको। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर to point A and point B, then prove that line passing through their center will be right bisector। वो ये कह रहे हैं कि आपके पास 2 सर्कल हैं, नहीं बताया कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, अपनी मर्जी से कोई से 2 सर्कल ले सकते हो, ठीक है ना। कोई फिक्स नहीं है कि दोनों इक्वल सर्कल लेने हैं, बड़े बड़े छोटा, एक छोटा ले लो एक बड़ा ले लो, 2 सर्कल लो, सर्कल को आपस में इंटरसेक्ट करवाओ, मतलब वो एक दूसरे में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो प्रूव करो कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है बेसिकली पासिंग थ्रू देयर सेंटर्स विल बी राइट बाइसेक्टर। तो उन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो क्या करेगी बेसिकली, वो अब देखिए ना यहां पर देखिए, प्रूव दैट द लाइन पासिंग थ्रू देयर सेंटर विल बी द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सो उन पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने से लाइन बनती है और जो उनके सेंटर से पास करने से जो लाइन बनती है, उन दोनों का क्या रिलेशन होगा कि वो जो सेंटर से पास करने वाली लाइन होगी वो ए बी का बाइसेक्टर होगी। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं तो 2 सर्कल ले लो, लेट से एक सर्कल है ये, ठीक है, यहां पर ये सर्कल सही से नहीं बना, यहां पर ये सर्कल है एक्चुअली, दूसरा सर्कल है, छोटा ले लो बड़ा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, लेट से ये, कोई छोटे बड़े का सीन नहीं है, अपनी मर्जी से ले सकते हो। अगर हम इनको नाम दे लें तो लेट से आपके पास ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, उसने कहा ना भाई एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है जहां पर इंटरसेक्शन हो रही है, और उसके बाद सेंटर है दोनों के, तो लेट से एक सेंटर ये है दूसरा सेंटर मान लेते हैं ये है। हमको साबित क्या करना है कि ए बी से मिलकर बनने वाला, लेट से इसको ए का नाम दे दो, इसको बी का नाम दे दो, ए से बी के मिलकर बनने वाली लाइन जो है और दोनों सेंटर से पास करने वाली जो लाइन है, लेट से सेंटर से पास करने वाली लाइन तो ये बनेगी ना, ये सेंटर से पास करने वाली लाइन बनेगी और ये ए बी से मिलकर बनने वाली लाइन बनेगी। हमें ये साबित करना है कि इस लाइन का ये परपेंडिकुलर, ये क्या है, राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर मतलब क्या, 90 का एंगल बनाने वाला। तो मतलब या तो एक चीज हमें ये साबित करनी है कि ये 90 का एंगल है, एक साइड कर दें, या फिर इसको साबित कर दें कि ये 90 है। हमें चारों एंगल्स को 90, मतलब दो को 90 का, दो को 180, इसको 90 इसको 90 कर लिया तो बाकी ये भी तो 90 90 होंगी, तो पक्की बात है। अच्छा, हमारा ऑब्जेक्टिव है या तो हम इस 2 केस करने, बेसिकली 90 साबित करना है और इसका और यहां से डिस्टेंस और इसका यहां से डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट जो जहां पे इंटरसेक्शन और ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हमने साबित करना है कि ये मिड पॉइंट है ए बी का और एंगल बनने वाला 90 है, ये हमको साबित करना है। लेकिन इससे तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हमने तो जब भी इसको सॉल्व करने की कोशिश, कभी ना कभी ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ ऐसा सीन बनाते हैं जिससे हम इसको सॉल्व कर पाए। तो अभी तक फिलहाल के लिए कोई सीन हमारे पास नहीं आ रहा है। अच्छा, तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम इसको, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें, ठीक है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें तो क्या होगा, एक ट्राइंगल बनेगी। अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें, सॉरी ये थोड़ा अच्छा नहीं है, फिर से बनाते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें, तो ये भी एक ट्राइंगल ही बनेगी। इसको मैं फिर से बनाने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि भाई एग्जैक्टली ट्राइंगल जिस तरह से दिखती है वहां इसी जैसी हमारी ट्राइंगल बन जाए, ठीक है। सो ये ट्राइंगल इस तरह से बन सकती है, ये देखें इस तरह से हमारी शेप दिखेगी। एक लाइन हमारी ये भी है, हम इसको भी नहीं भूलेंगे, ये भी हमारी लाइन है, ठीक है ना, ये भी हमारी लाइन है, जो हमारा असल मकसद है। ये इस तरह का सीन हमको देखने को मिल रहा है। अब 3 नाम हमको चाहिए, एक नाम इस सेंटर के लिए चाहिए,
एक नाम यहां चाहिए और एक नाम हमको यहां चाहिए। इस बड़े वाले सेंटर का ओ कह देते हैं, सर सेंटर है, और इसका आप ओ डैश कह दें, ठीक है ना। नहीं कहना चाहते हैं तो ना कहें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें, इसको डी कह दें और इसको ई कह दें, आपकी मर्जी है। लेकिन नॉर्मली अगर हम यूज करें ना, जब सर्कस की बात होती है और सेंटर की बात होती है तो ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मली। तो आप इसको ओ कह लें, इसको ओ डैश कह लें और इसको अपनी मर्जी से ए बी और इसको सी कह लें। लेट से ये पॉइंट है हमारा सी, ठीक है ना, ये हमारा सी है। अब हमारा मकसद इसको 90 प्रूव करना है। अब देखिए ट्राइंगल्स तो बज़ाहिर हमारे पास दो किस्म की बन रही हैं, या तो हमने जो पहली ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इससे ऊपर वाली और इससे नीचे वाली। पहले हम कौन सी दो, देखे ना ये ट्राइंगल्स भी बन रही हैं, ये दो ये ट्राइंगल, ये देखे ना ये एक बड़ी ट्राइंगल और ये एक बड़ी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स ये बन रही हैं, और दो ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल ये और ये। किसको पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं उसकी तरफ देखें। अब देखें, अगर हम इस ट्राइंगल को ट्राइंगल पहले कंसीडर करें जो हमने ये वाली, ठीक है ना, मैं आपको फिर से बना कर दूं तो ये वाली जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को अगर हम एक ट्राइंगल माने ये, अब दूसरी इसको ये नीचे वाली मान गई, तो क्या हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? अच्छा, डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? सर्कल की डेफिनेशन होती है कि भाई क्या होता है कि आपका जो सेंटर होता है ना, सेंटर से आप कोई भी बाउंड्री पर पॉइंट लेते हो उसका डिस्टेंस सेम होता है, ये हम मानते हैं। अच्छा, तो उसी केस का हम फायदा उठाते हैं। देखें, अगर O से A का डिस्टेंस बराबर है तो O से B का डिस्टेंस भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर है और सेंटर से आप किसी भी बाउंड्री पे चला जाओ तो आपको सेम मिलेगा। देखें, तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि ये वाली जो साइड है ये इस साइड के बराबर हो गई ना, क्योंकि ये आपके पास दोनों क्या है, सर्कल के बेसिकली बाउंड्री दोनों पॉइंट्स हैं और ये इसका सेंटर खड़ा है, तो सेंटर से तो कहीं पर भी आप खींच सकते हो, तो इन दो पॉइंट पर भी तो बराबर होगा, तो ये दो बराबर। इन द सेम केस यहां भी हो रहा है, ये इसका सेंटर है छोटे सर्कल का और छोटे सर्कल का ये सेंटर है, तो ये यहां से इसकी बाउंड्री है ना, ये इसकी बाउंड्री, क्योंकि ये दोनों की बाउंड्री में आ रहा है, ये पॉइंट ए दोनों की बाउंड्री में आ रहा है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब दो चीजें तो हमने बराबर कर ली, तीसरी कैसे बराबर करें? और तीसरी तो वैसे ही बराबर है, ये देखें 1 2 3, ये लाइन दोनों में आ रही है, ऊपर वाले में भी आ रही है, नीचे भी वाले आ रही है, तो दोनों आ रही है, तो क्या मतलब हुआ भाई? तीन साइड्स बराबर दो ट्राइंगल्स की तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना कौन सा मुश्किल है, कॉन्ग्रुएंट तो हो गई। अब अपने काम की बात निकालो, ठीक है, काम की बात क्या होगी? अब दो ट्राइंगल्स फिर से चूज करनी है आपको, चाहे तो ये चूज कर लो, चाहे आपने यहां पर ये साबित करना है कि ये देखे ना, हमने क्या किया, हमने अभी तक सिर्फ ये साबित किया है कि ये बड़ी ट्राइंगल्स जो दोनों हैं ये अभी कॉन्ग्रुएंट हुए, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी तरह से ये इसको क्या करूं, इसके या तो मिड पॉइंट प्रूव कर पाए, और मिड पॉइंट प्रूव करने के बाद इसका 90 का एंगल भी प्रूव कर। अच्छा देखें, ये जो साइड है इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सामने वाला एंगल ये होगा, इसके सामने वाला एंगल ये होगा और इसके सामने वाला एंगल ये होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो इसके सामने वाला एंगल ये एंगल और इसके सामने वाला एंगल ये एंगल बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये दोनों साइड बराबर, तो इनके दोनों के सामने वाला एंगल ये होगा और ये होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो इसके अपोजिट्स एंगल, ये बड़ी ट्राइंगल यही थी ना, ये बड़ी ट्राइंगल थी, तो देखिए ना, मैं अगर आपको इसको साइड पे करके सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इस तरह की ट्राइंगल है बेसिकली। तो हम जानते हैं कि ये साइड अगर क्या है, आपके पास दो ट्राइंगल, लेट से मैं इसको इस नीचे वाले को भी ट्राइंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, तो लेट से कुछ ऐसा सिनेरियो, ऐसे
दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हूँ तो ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट हो तो उसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये। अगर ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हूँ तो इसकी अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये कॉन्ग्रुएंट होता है। यही होता है ना नॉर्मली हम जब पीछे ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी वही सीन है। तो ये दोनों साइड के एंगल कॉन्ग्रुएंट, उसके अपोजिट एंगल ये कॉन्ग्रुएंट, इसका अपोजिट एंगल ये कॉन्ग्रुएंट, तो ये आपस में दोनों एंगल बराबर और इसके दो एंगल बराबर। सो इन एंगल्स को बराबर करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ? हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमने इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर लिया है। तो दो साइड हम पहले से बराबर कर चुके हैं रेडियस की डेफिनेशन की मदद से, और एक साइड वैसे कॉमन है। तो ये जो छोटी ट्राइंगल इस केस में अब हमारे पास बनने जा रही है, ये वाली ट्राइंगल जो है, ये वाली ट्राइंगल, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ी अच्छी नहीं बनी है। सो बेसिकली ये ट्राइंगल्स आपके पास यहाँ तक की जो दो ट्राइंगल्स अब बन रही है ना, ये दो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ऊपर एक, ये नीचे। अब देखें, ये इसके पहले इक्वल है साइड, हमने पहले माना हुआ है, ये दोनों में कॉमन है, ये भी हम माना हुआ है, और ये हमने अभी प्रूव किया है कि ये दोनों जो एंगल्स बराबर है। एक एंगल दो साइड बराबर, तो उस केस में आप क्या कहते हो? उस केस में आप ये कहते हो कि आपके पास दो साइड एक एंगल बराबर, तो आपके पास ट्राइंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या हुआ? किस्सा मुख्तसर कि ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो इसके अपोजिट साइड ए और सी, और इसकी अपोजिट साइड सी और बी या बी सी बराबर। तो ये इसका मिड पॉइंट तो हो गया, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट तो इसका हो गया, मिड पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा राइट बाइसेक्टर क्या है, मतलब 90 का एंगल प्रूव करना। अब देखें, ये साइड और ये साइड जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो इसका ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये देखिए ना, ये साइड है तो इसके अपोजिट एंगल ये, और ये साइड है तो इसके अपोजिट एंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से दोनों 90 के हैं, और दोनों 180 के, दोनों का सम 180 है, और दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो गया? 90 हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो क्या साबित हो जाएगा कि ये आपका O से O वाली जो लाइन है, ये क्या होगी? ये इसका राइट बाइसेक्टर होगी। तो इस तरह से तो ये सारी कहानी प्रूव होगी। अब हम इसको हटा लेते हैं और अपने काम की बात जो है वो हम करते हैं। सो सब कहानियाँ हमने हटा दी। सो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ ताकि हम कहीं पर इसका यूज़ करें तो हमें परेशानी ना हो। तो ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? सबसे पहले आप जानते हो आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है? गिवन। तो गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है? टू सर्कल्स गिवन है, ठीक है। सो लेट देयर आर टू सर्कल, देयर आर टू सर्कल with center O and O dash respectively, ठीक है। ये फिर आप इसको वैसे छोड़ सकते हो कि आपके पास दो सर्कल हैं जिनमें से एक का सर्कल O है और दूसरे का O डैश है, एंड और क्या है? एंड A एंड B, या फिर A कॉमा B लिखने की बजाय A एंड B आर टू पॉइंट्स where both circle are intersect to each other. Both circle are intersect to each other. दोनों जो हैं सर्कल हैं जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो एक पॉइंट का नाम A है और दूसरे पॉइंट का नाम लेट से B है। ये हमें पता है, बस इतना पता है और कुछ नहीं पता। तो गिवन तो हो गया, प्रूव करना है हमें। प्रूव क्या करना है आपको कि टू प्रूव आपको क्या करना है? प्रूव आपको करना है लाइन विच पासेस थ्रू
द लाइन विच पासिस थ्रू, या फिर ठीक है, द लाइन विच passes through the center of both circles, the center of both circles, the center of both circles is right bisector, RIGHT, right bisector of line of AB, ऑफ ए बी लिखने काफी है, ऑफ ए बी। ये आपको प्रूव करना है कि वो जो लाइन है बेसिकली दोनों सेंटरों से पास होने वाली, दोनों सेंटरों के सर्कल से पास होने वाली, वो बेसिकली ए बी का राइट बाइसेक्टर। अब हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, कि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है। तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, आपने जस्ट फिगर को लेके आते हैं। फिगर हमारी कहाँ है, ये हमारी फिगर से हम देख के पता कर लेंगे कि हमने क्या किया। जो हमें पता था वो तो ठीक है, और जो हमने किया क्या किया, जस्ट ओ को और ओ डैश को ए बी से मिलाया। तो जस्ट वी ज्वाइन ए एंड बी with O and O dash, with O and O dash। हमने क्या किया है, A और B को O और O dash के साथ ज्वाइन किया है बस, और तो हमने कुछ नहीं किया है। बाकी सारी कहानी तो पहले से है। ए बी की लाइन सेगमेंट, आप ये भी लिखना चाहते हो कि वी ज्वाइन ए एंड बी, ये भी लिख दो, इसके बाद ये भी लिख दो एंड, या फिर इसके साथ नीचे इसको लिख दें एंड आल्सो वी ज्वाइन ए एंड बी। ठीक है ना, इस तरह लिख लें तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, इस तरह से कि हमने ए बी को भी ज्वाइन किया और ए बी को ओ और ओ डैश से भी ज्वाइन किया और ए बी को खुद से भी ज्वाइन किया। सो इस तरह की कहानी लिखने के बाद बाकी आपको पता है कि आपको क्या करना है। जो आपने किया है वही आप बता दो कि हमने ये भाई किया है और हमने इसलिए किया। अच्छा, सो यहाँ पर स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट्स यहाँ पे रीजंस, स्टेटमेंट्स रीजंस। स्टेटमेंट क्या है, रीजन क्या है। सबसे पहले आपने कौन सी ट्राइंगल चूज की थी, आपने बड़ी ट्राइंगल चूज की थी, ओ डैश ए। तो ट्राइंगल ओ डैश ए इज कॉरेस्पॉन्ड टू ओ डैश बी। ये ट्राइंगल आपने सबसे पहले चूज की थी, और ओ ए को ओ बी के कॉन्ग्रुएंट किया था। लॉजिक भी याद होगी क्यों किया था। दोनों क्या है, रेडियाई हैं ऑफ ए सर्कल। रेडियाई हैं मतलब रेडियस हैं, दोनों रेडियस ऑफ ए सर्कल हैं बेसिकली, तो इसलिए हमने ये किया। अच्छा, उसके बाद ये हमने ओ डैश ए और ओ डैश बी को भी इक्वल किया था। ओ डैश ए को ओ डैश बी के कॉन्ग्रुएंट किया था। क्यों किया था, इसीलिए किया था कि ये भी रेडियाई ऑफ ए सर्कल है, सर्कल दूसरा है लेकिन पॉइंट वही है, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। इसीलिए हमने किया था कि ये भी रेडियाई है। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज, ओ से ओ डैश हमने कॉमन पाई थी, इसीलिए हमने इसको इक्वल किया, तो ये हमने कॉमन पाई। सो तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल ओ डैश ए इज कॉन्कर्ड टू ट्राइंगल
यहाँ पर मैंने ट्राइंगल नहीं लिखा, ट्राइंगल ओ ओ डैश बी, ये एस 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 पास्टुलेट के हिसाब से, पास्टुलेट, ठीक है, यहाँ पर एस एस पास्टुलेट मैं नहीं लिख रहा, ये इस वजह से एस एस पास्टुलेट की वजह से हमने इसको पाया। अब अपने मतलब की बात निकाल लो। मतलब की बात क्या थी, एंगल आपका बी ओ ओ और ए ओ ओ बराबर है। एंगल आपका क्या, एंगल आपका बी ओ ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आपका ए ओ ओ डैश इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहा, इसीलिए भाई। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से हमने इसको इसलिए क्या कहा, ये अपोजिट है, ये दोनों साइड अपोजिट, तो इसके अपोजिट एंगल ये, तो इसलिए हमने कहा। अच्छा, अब उसके बाद हमने चूज की थी कौन सी ट्राइंगल, ये ओ ए, ये इसको सी का नाम दिया हुआ मेरे ख्याल में इसको, हाँ ओ ए सी। तो ओ ए सी या फिर ओ सी ए या ए ओ सी, जैसा ए ओ सी बेस्ट ऑप्शन है। तो ट्राइंगल ए ओ सी को देख रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे हैं किसकी, ट्राइंगल बी ओ सी के। और यहाँ पर इसकी लॉजिक्स वगैरह भी देते जाएंगे साथ में, थोड़ा इसको नीचे लेके आते हैं। तो ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाओ और तुम भी यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने इसी को ही लिख लो, ये जो ऊपर आपने लिखा है ना, इसी को यहाँ लिख लो। एंगल बी ओ ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ओ ओ डैश। प्रूव किया है हमने, प्रूफ लिख दें ये, फिर यहाँ पे आप इसको लिख दो कि प्रूफ, हमने ये प्रूव किया है, ठीक है ना। नहीं तो प्रूव नहीं लिखना चाहते तो इसको 1 का नाम दे दो और यहाँ पर लिख दो यूजिंग 1, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दो यूजिंग 1, तो तब भी बात वही है। अच्छा, 1 का यूज किया, अच्छा ठीक है भाई। उसके बाद हमें ये ओ ए और ओ बी तो पहले से हम जानते हैं, ओ ए और ओ बी, ठीक है, और ये हम पहले से रेडियाई हैं ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल हैं, तो इसलिए हमने ये कर दिया। अब ये ओ से सी वैसे कॉमन है, ओ से सी वैसे कॉमन है, तो अगर वैसे कॉमन है तो भाई किस्सा मुख्तसर क्या चाह रहे थे हम, यही तो चाह रहे थे, दो साइड और एक एंगल बराबर। तो ट्राइंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट इसलिए क्योंकि हमने ये साबित किया है दो साइड और एक एंगल बराबर हैं। तो एस ए एस पास्टुलेट, तो ये अगर हो गया तो कॉन्ग्रुएंट हो गई। अपने मतलब की बात यहां से निकालो। मतलब की बात ये है कि ए सी, ये देखे ना, ये एंगल आपने पहले कॉन्ग्रुएंट माने हुए हैं, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये हमने पहले से माने हुए हैं, देखिए ना, ये हमने पहले से माने हुए हैं कि भाई ये हमने पीछे साबित किया था कि ए ओ और बी ओ बराबर है, बराबर माने हुए हैं, साबित किया हुआ है। तो इसके अपोजिट साइड ए सी और बी सी बराबर होंगी, तो ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ठीक है। और ये क्यों है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से हम लिख रहे हैं भाई, कॉन्ग्रुएंट हमने खुद साबित किया, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से हमने ये किया है। अच्छा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास एंगल आपका बी सी ओ या फिर ओ सी बी, जैसा आप लिखना चाहो, कोई इशू नहीं है। तो बी एंगल आपका
BCO is congruent to ACO। एंगल दोनों केसेस में लिख ले, मैंने एंगल नहीं लिखा, एंगल। और क्यों? ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वजह से, इसको लाइन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की मदद से, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वजह से हमने इनको भी किया। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन भाई, अगर ये है तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया है, सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो यहां पर आप लिख सकते हो, सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो एंगल BCO प्लस मैयर एंगल लिख ले, और मैयर एंगल ACO विच इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल की मदद से हमने इसको ये किया है। अब तो यहां पर आप इसको डायरेक्ट लिख दो, अब काफी बार हम यूज कर चुके हैं, मैयर एंगल ACO विच इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट नहीं, मैयर एंगल लिख चुके हैं ना, तो मैयर एंगल BCO विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हम साबित करके बैठे हैं। अच्छा ठीक है, सो यहां पर आप लिख दो कि सप्लीमेंट्री एंगल लिखते, ठीक है, ये काफी है। अच्छा, सो अब इस पे लाइन लगाएं और लास्ट पे लिखें कि भाई क्या है, हमने दोनों को इक्वल भी कर दिया और 90 का भी कर दिया। देखिए, हम इसको एक बार फिर वो ग्राफ लेके आते हैं तो तभी हमें कुछ आइडिया होगा। हमने क्या किया, हमने साबित किया AB, जो बेसिकली हमने क्या साबित किया, हमने साबित किया कि AC जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। साबित किया ना हमने पीछे, AC और BC को कॉन्ग्रुएंट किया, ठीक है। उसके बाद हमने अभी एंगल को भी 90 किया, इसी एंगल को भी कॉपी कर दो, एंड लिखो, एंड ये एंगल आपका मैयर एंगल ACO इज कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल टू मैयर एंगल BCO। दोनों 90 के हैं, दोनों के हमने 90 के साबित किए हैं, दोनों 90 साबित किए। तो सो ये O लाइन जो है इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB लाइन सेगमेंट, और यही हमको प्रूव करना था, यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो इस तरह से इसका किस्सा भी तमाम हुआ। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी कुछ यूं है। यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारे साथ मजाक ही हुआ है, क्योंकि ये बेसिकली पीछे भी उसने 2 बार क्वेश्चन इसी को रिपीट किया और अब भी ये उसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। रीड करें ज़रा क्या कहानी है। देखिए, सबसे पहले आपको ये कह रहा है कि आपके पास 3 मार्केट हैं, एक A, एक B और एक C, और तीनों सेम लाइन पे नहीं है। वही जो उसने नॉन कोलिनियर कहा था, तो नॉन कोलिनियर का मतलब यही है कि एक लाइन पर नहीं है। अच्छा, द बिजनेसमैन ऑफ दीज मार्केट्स वांट टू कंस्ट्रक्ट अ मस्जिद at the such a place which is equidistant from these markets। तो क्या है, वो एक मस्जिद बनाना चाहता है बिजनेसमैन जो है, ठीक है ना। 3 मुख्तलिफ मार्केट्स हैं और मस्जिद वो बनाना चाहता है वहां पे जहां पर उसका तीनों मार्केट से डिस्टेंस सेम हो। तो आफ्टर डिसाइडिंग द प्लेस ऑफ मस्जिद प्रूव दैट कि दिस प्लेस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री मार्केट्स। तो इस केस में बेसिकली सारा झंझट क्वेश्चन नंबर 3 का है, कुछ भी चेंज नहीं है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। कि 3 पॉइंट्स सेलेक्ट से मैं आपको यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स किया, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, एक ही लाइन पे नहीं है, तो 3 डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए। लेट से एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बड़ा देखना चाहते हो तो थोड़ा हम इसको यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। लेट से एक पॉइंट हमारा यहाँ हो गया, एक पॉइंट हमारा यहाँ हो, तो ये हमारे पास बेसिकली वही ट्रायंगल बन गई ना, पुराना केस, कुछ नया नहीं है। 3 पॉइंट्स, लेट से इसको A मार्केट, इसको B मार्केट और इसको C मार्केट, 3 मार्केट्स बन गए, मुख्तलिफ फासले पे हैं, कोई फासला नहीं पता। तो क्या करना है, कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा, वही करेगा भाई, इस पे राइट बाइसेक्टर, इस पे राइट बाइसेक्टर और इस पे राइट बाइसेक्टर,
तो राइट बाइसेक्टर से जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही आपका बेसिकली पॉइंट होगा, वहां पर उसको मस्जिद बनानी चाहिए। तो ये पॉइंट है जिस पर मस्जिद बनानी चाहिए उसको, जब वो बनाएगा जिस तरह से आप समझ सकते हो। तो ये केस हो गया। नाम दे लो, वही पुराना झंझट कि क्या है, आपको ये प्रूव भी करना है कि वो मस्जिद इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मैच करो, इन सबको मिलाओ। तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, तो 90 का एंगल 90 के एंगल 90 के एंगल, ठीक है, 90 के एंगल सबके हो गए। तो जो आप पहले नाम दिया था वही नाम, इसको ए ओ कहा था, इसको क्या कहा था, इसको हमने मेरे ख्याल में डी कहा था, इसको ई कहा था और इसको एफ कहा था। कॉपी पेस्ट कर दो, सारा छाप दो ऐसे ही जैसा हमने पहले किया, क्योंकि ये इसमें और उसमें कुछ जमीन आसमान का एक ही चीज है, ठीक है। सो ये हो गया। कोई सी दो ट्रायंगल्स ले लो, ठीक है ना। मैं इसमें सिर्फ आपको शॉर्ट बता रहा हूं कि जो हमने किया, मैं आपको यहाँ पर वापस लेके जा रहा हूँ और उसी पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। हम कहाँ पे हमने किया था यार, बहुत दूर हो गया, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा था। ये हमने किया और उसके बाद ये, हाँ मेरे ख्याल में ये वही क्वेश्चन है, नाम वही दिया ना, हम देख ले वही नाम दिया। इसको ए मार्केट, इसको बी मार्केट, इसको सी मार्केट का नाम दे दो, मार्केट का नाम दे दो, बस नाम का चेंज है बस, ठीक है। तो सर्कल वगैरह आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो ना लिखो, सारा सेम कहानी। चलो मैं आपको ये आपको थोड़ा बहुत ये उसको गिवन और जो फाइंड है वो, और कंस्ट्रक्शन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप क्या, कंस्ट्रक्शन में भी वही, कंस्ट्रक्शन में हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन भी वही होगी लेकिन थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन चेंज होगी। कंस्ट्रक्शन में आपको कर देता हूं, बाकी आप नीचे वाला वही कर लीजिएगा। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है, लेट्स से गिवन में ये है कि गिवन में लेट को छोड़ें, आप लिखें ए बी सी, ए कॉमा बी एंड सी आर थ्री मार्केट्स, ठीक है ना, नॉट ऑन सेम लाइन, ठीक है ना, एक ही लाइन पे नहीं है। एक चीज गिवन है, बस यही पता है और कुछ नहीं पता। अब 3 पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पे नहीं है। अब टू प्रूव हमको प्रूव करना है अ पॉइंट वेयर, ये जो आपकी तीनों, यहां पर आपको पॉइंट फाइंड करना है जहां पर आपकी तीनों जो मार्केट्स हैं हैज इक्वी डिस्टेंस। अ पॉइंट, या प्रूव करना है कि प्रूव लिखें ना, वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे लिखें फाइंड लिख दें, या फिर ये लिख दें, आपको फाइंड करना है इस केस में, प्रूव को छोड़े तो वी हैव टू फाइंड लिख दें और यहां पर आप लिख दें फाइंड। और फाइंड आपको क्या करनी है, प्लेस फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड अ प्लेस वेयर, ये आपकी तीनों आपके पास मार्केट्स हैं, वेयर थ्री मार्केट्स हैव इक्वी डिस्टेंस, ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंस। तो जहां पर आपको फाइंड ये करना है कि आपके पास वो प्लेस फाइंड करनी है जहां पर आपके पास बेसिकली, जहां पर ये तीनों मार्केट्स जो होंगी इक्वी डिस्टेंस पर होंगी। इक्वल डिस्टेंस लिख लें, इक्वी डिस्टेंस लिखा है, आप इक्वल डिस्टेंस लिख लें, तब भी बात वही। अच्छा, ये आपको फाइंड करना है। उसके लिए आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन में आप ये लिखोगे कि हमने क्या किया, हमने ज्वाइन किया, वी ज्वाइन ए
बी एंड सी। उसके बाद ज्वाइन ए बी और सी, ए बी और सी को ज्वाइन किया। उसके बाद वी ड्रा अ परपेंडिकुलर या वी ड्रा राइट बाइसेक्टर, वी ड्रा राइट RIGHT राइट बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर्स राइट किए, बाइसेक्टर ड्रा किए हमने, वी ड्रा राइट बाइसेक्टर्स ऑन ए बी कॉमा बी सी एंड ए सी या फिर सी ए, ठीक है ना, ड्रा किए। और उसके बाद हमने यहाँ पर लेट ए ये लिख दें कि लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी, ये लिख लें लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर इज, या फिर एक एक तरतीब से लिख लें, या फिर आप ये लिख दें कि आपका F इज मिड पॉइंट ऑन, ये लेट लिखने की बजाय IE लिख दें कि ये जो हमने ये उसका मतलब है, या फिर लेट लिखनी नहीं, लेट ही लिख लें, ठीक है, लेट बेस्ट ऑप्शन है। लेट EF जो है इज मिड पॉइंट ऑन AB, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑन AB। F के बाद जो BC पे था वो था D इज मिड पॉइंट ऑन BC, और आपके पास लास्ट पे E रह गया, तो E इज मिड पॉइंट ऑन आपके पास AC। तो ये हो गया, ये आपने कंस्ट्रक्शन में काम किया, जो आपने इन पॉइंट्स को मिड पॉइंट माना। मिड पॉइंट इसलिए माना क्योंकि वो राइट बाइसेक्टर में यही पॉइंट आ जाएंगे कि भाई ये राइट बाइसेक्टर में आ जाएंगे। सो इस तरह से ये चीज़ हमारी कवर हुई। अब आपको चला जाना है वही अपने क्वेश्चन पे, मतलब जो क्वेश्चन आपने किया था। क्वेश्चन क्या किया था, वही क्वेश्चन जिसमें उसकी सारी स्टेटमेंट है वही गोल के लिख दो। क्या है वो कंस्ट्रक्शन में, ये तो इससे पिछला क्वेश्चन था। तो कहाँ जा रहे हो भाई, बहुत दूर हो गए। हाँ, ये क्वेश्चन था ना हमारा, यही था मेरे ख्याल में, यही था ना, यही था। सर्कल को छोड़ो, सिर्फ फिगर आप बस ऐसे ही, ये जो मैंने आपको लिखवा दिया यहाँ स्टेटमेंट्स और रीजन में ये छाप दो सारा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। सो यहाँ तक आपका आंसर जो है वो कवर हो जाएगा, ये वेरीफाई भी हो जाएगा और सारी कहानी सारी हो जाएगी, वेरीफाई भी हो जाएगा आपका, और आपका पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पर चाहो तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिख लेना कि द इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ 2 और मोर देन 2, नहीं ये भी छोड़ें, ये सर्कल के लिए, क्योंकि ये सर्कल में आ जाता है, लेकिन सर्कल तो हमने बनाया ही नहीं। सो बस काफ़ी है इसके लिए इतना ही हो सकता है। तो उसके बाद आप उसको एंड कर सकते हो, आपने वेरीफाई भी कर दिया और सारा प्रोसेस हो गया। तो इस तरह से ये वीडियो भी एंड होती है, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि इसमें हमने बहुत सा काम किया है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि भाई आप वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन देखा करें, आप डाउनलोड कर लेते हैं, फिर हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं होता, लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं और फिर भी आप इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। और आप एक बार भी ऑनलाइन देख लें, उसके बाद डाउनलोड करें, क्या करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ भी करते रहें, लेकिन एक बार कम से कम ऑनलाइन देख लें, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप उसको डाउनलोड करें, उसके साथ जो भी करें वो आप कर सकते हैं। लेकिन पहले एक बार तो कम से कम इसको पूरा वीडियो को ऑनलाइन देख लिया करें, ताकि हमारा तो वाई टाइम भी फ़िलहाल नहीं पूरा हुआ, तो आप मेहरबानी किया करें थोड़ी बहुत हम पे भी और ख़ुद पे भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्लास फेलो से ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।